हेलो बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JAIB CAIB प्रेप पर। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। हमारा मॉड्यूल बी चल रहा है, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट समरी क्लासेस में। मॉड्यूल बी में आज हम लोग यूनिट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 को कवर किया था, कस्टमर रिक्वायरमेंट, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी आज की जो यूनिट है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें कवर करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। प्रोडक्ट लाइन ऑफ अ बैंकर, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, क्रेडिट प्रोडक्ट और एसेट्स प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट्स ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, है ना। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन इन रिटेल बैंकिंग। जब हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं रिटेल बैंकिंग में, ईज ऑफ द रिटेल बैंकिंग, द मेजर सर्विसेज and products provided by bank at physical location or branches where customer can manage their money and interact with the staff regarding services or products being offered। सिंपल है। कहना क्या है यहाँ पे बैंक का, इसमें पॉइंट का, कि जो रिटेल बैंकिंग हम पढ़ रहे हैं, जो रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज हमें बैंक प्रोवाइड करता है, रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सबसे पहले जो मेजर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें ऑफर की जाती हैं ब्रांच लोकेशन से, ठीक है दोस्तों। और ब्रांच लोकेशन पे जब भी कोई कस्टमर अपना पैसा मैनेज करता है, यानी डिपॉजिट करता है या लोन लेता है या फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेव अकाउंट, जो भी सर्विसेज अगर इंडिविजुअल कस्टमर ले रहा है, तो जो भी पैसा वो मैनेज कर रहा है, इसके लिए वो इंटरेक्ट होता है स्टाफ से, जिससे कि उस प्रोडक्ट उस सर्विस के बारे में उसको जानकारी मिल सके, और सर्विसेज एंड प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड। ये ऑफर्ड कौन कर रहा है, बैंक। समझिए, जो पहला पार्ट है, देखिए, जो भी बैंक रिटेल बैंकिंग के तहत सर्विसेज ऑफर करता है या प्रोडक्ट, वो पहले तो फिजिकल ब्रांच के थ्रू करता है, ठीक है, ब्रांचेस के थ्रू, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे फिजिकल ब्रांचेस में आप जाओगे तो आपको स्टाफ मेंबर भी मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इनसे आप क्या होते हो, इंटरेक्ट होते हो, क्या होते हो, इंटरेक्ट होते हो। तो वही इन्होंने कहा है कि जो मेजर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोवाइड करता है बैंक फिजिकल लोकेशन के थ्रू। फिजिकल लोकेशन का मतलब क्या है, ब्रांचेस के थ्रू। और जब ब्रांच में आप जाओगे तो कस्टमर यहाँ पर, यानी आप या कस्टमर या मैं, मैनेज करते हैं हम अपने पैसे को, ठीक है। और वहां पे हमें कौन मिलता है, बैंक का स्टाफ, जिससे हम लोग क्या होते हैं, इंटरेक्ट, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, सर्विसेज और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो बैंक हमें ऑफर कर रहा है। सेकंड, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज, पहला तो ब्रांच से आपने सर्विस ले ली भाई, जो बैंक तक जा सकते हैं, बैंक की ब्रांच से बैंक की सर्विसेज को गेन अवेल कर सकते हैं। सेकंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वर्किंग होती है, शायद वो बैंक ब्रांच नहीं जा सकते, उनके लिए भी सोल्यूशन है। मोस्ट ऑफ द सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड एट एटीएम, थ्रू मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म और इंटरनेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग। यहाँ पे आपके लिए डिजिटल, जो डिजिटल या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक या आप कह सकते हो वर्चुअल, क्या कह सकते हो, वर्चुअल, वर्चुअल मैनर में भी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। और इसमें आपको मेजर जो सर्विसेज ऑफर की जाती है, एटीएम के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। किसके थ्रू दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। मोस्ट ऑफ दीज बैंक है ब्रॉड कस्टमर बेस। मैक्सिमम बैंक जो रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उनका जो कस्टमर बेस है वो ब्रॉड है, ठीक है। फ्रॉम बिजनेस स्ट्रेटजी, बैंक ऑफन ग्रुप देयर कस्टमर्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रेड्स, a process known as customer segmentation और market segmentation। तो चूंकि बैंक का रिटेल बैंकिंग की सर्विस जो जो बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे जो कस्टमर बेस होता है वो बहुत लार्ज होता है। अब कस्टमर बेस लार्ज होता है तो इतने सारे कस्टमर्स को कैसे हैंडल किया जाएगा, उनका सेगमेंटेशन करके। ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन पढ़ा था। सबसे पहले कस्टमर का जो सेगमेंटेशन है मुख्यतः इनकम के आधार पे किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट ट्रेड्स का भी यूज किया जाता है, चाहे ज्योग्राफी बेस्ड हो, चाहे एज हो, अलग अलग क्राइटेरिया है ना, रिक्वायरमेंट हो, उसके आधार पे भी कस्टमर को सेगमेंटेड किया जाता है। लेकिन जो मेजर है वो है कस्टमर रिक्वायरमेंट, नीड और इनकम लेवल, ठीक है दोस्तों। चलिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो आप बैंक प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैन
have the capacity to provide the satisfaction, use and return desired by the customer. अब देखिए प्रोडक्ट है क्या बैंक में, प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट वो चीज है जो कस्टमर को सेल किया जाए। अब कस्टमर को सिर्फ बेच देना ही प्रोडक्ट नहीं है, कस्टमर जिस प्रोडक्ट को अवेल करेगा उससे उससे क्या मिले, सेटिस्फैक्शन, मतलब कि उसको जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो, दैट इज मींस कस्टमर सेटिस्फाइड है। यूज एंड रिटर्न, जो कस्टमर ने इच्छा की है। सो व्हाट इज प्रोडक्ट, एनीथिंग दैट हैज द कैपेसिटी, कुछ भी जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन, यूज एंड रिटर्न प्रोवाइड कर दे, वो प्रोडक्ट है। सो याद रखिएगा, सेटिस्फैक्शन, यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर, अगर ये प्रोवाइड करने की क्षमता है किसी भी चीज में, तो वो बैंक के लिए क्या कहलाएगा, फिर प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वेरियस जो स्टेज होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, वो 4 स्टेज होती हैं। पहली जो स्टेज होती है वो इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरी जो स्टेज होती है वो ग्रोथ स्टेज, तीसरी जो स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज, चौथी जो स्टेज है वो है डिक्लाइन स्टेज। यानी एक प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं या बैंक बनाता है, और बनाने से लेके उस प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस देखते हैं, वो 4 स्टेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, जिस जब उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, देन उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस फैलती है तो ग्रोथ स्टेज में आता है, फिर वो अपने बिजनेस के पीक पे होता है जिसे हम मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं, और अगर वहां पर हमने उसमें अपडेशन नहीं किया, वैल्यू एडेड सर्विस ऐड नहीं की, तो मार्केट में कंपटीशन भी होता है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ जा सकता है। सो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, देयर आर 4 स्टेज, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझ लेते हैं इस ग्राफ के थ्रू। आई होप सभी को ग्राफ दिख रहा होगा। देखिए, अगर ये जो लाइन है ये हमें सेल, अगर सेल की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए सेल है, यहाँ पे 200 रुपए सेल है, यहाँ पे 300 रुपीज सेल है, यहाँ पे 400 रुपीज सेल है, यहाँ पे 500 रुपीज सेल है, यहाँ पे 600 रुपीज सेल है। मान लीजिए ये स्टेज आपकी कौन सी है, इंट्रोडक्शन। मान लीजिए जब आपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया तो आपकी जो सेल थी मात्र 100 रुपए थी। यानी अगर इंट्रोडक्शन स्टेज की बात करें, इंट्रोडक्शन स्टेज की बात करें, तो यहाँ पे जो सेल है मात्र मान लीजिए 100 रुपए। अब जब यहाँ पे, क्योंकि 100 रुपए इसलिए है कि कम क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट की अवेयरनेस ही नहीं है। जब प्रोडक्ट की मार्केट में अवेयरनेस बढ़ेगी तब उसकी सेल बढ़ेगी। अब मान लो प्रोडक्ट आपका पहुंच गया कहाँ पे, ग्रोथ स्टेज पे। कहाँ पे पहुंच गया दोस्तों, ग्रोथ। सो ग्रोथ स्टेज पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपकी जो सेल है वो कितनी है, मान लीजिए 400 रुपीज। फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे है। इसका मतलब है कि वो किस पे है दोस्तों, मैच्योरिटी, है ना। तो यहाँ पे जब मैच्योरिटी स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है, तो यहाँ पे आपकी जो सेल है वो 550 रुपए है। अब प्रोडक्ट पे आपने काम नहीं किया, सो प्रोडक्ट की सेल फिर गिर गई और वो आ गई, मतलब डिक्लाइन कंडीशन में आ गया। यहाँ पे डाउनवर्ड जा रही है सेल, तो इसका मतलब हो गई वो 390 रुपए सेल। अब देखो, अब यहां से समझिएगा, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन स्टेज है वहां पे हमारी सेल क्या है, वेरी लेस। कैसी है, वेरी लेस। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में मात्र 100 रुपए है, सबसे कम है। सो दिस मींस इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारी जो सेल होगी वो वेरी लेस होगी। फिर जब ग्रोथ स्टेज की बात करेंगे तो ग्रोथ स्टेज में कि जो सेल वॉल्यूम है वो थोड़ा पिकअप करता है, यानी थोड़ा बढ़ता है। आप अपना ब्रेक इवन निकाल पाते हैं, यानी जो आपने अपने प्रोडक्ट में पैसा लगाया है वो निकाल पाएंगे, और सम प्रॉफिट। तो अगर आप ग्रोथ में देखोगे तो 400 रुपए आप कमा रहे हैं, यानी ग्रोथ स्टेज में आप अपने ब्रेक इवन समझ लीजिएगा, जो पैसा आपने लगाया वो ब्रेक इवन है, प्लस सम प्रॉफिट आप अर्न करते हो, सम प्रॉफिट आप क्या करते हो दोस्तों, अर्न करते हो। फिर आ जाता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या है, आपका जो सेल वॉल्यूम है वो वेरी हाई, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सेल होती है, या जो मैक्सिमम सेल होती है, वो किस स्टेज में होती है, मैच्योरिटी में। और डिक्लाइन में आपका सैचुरेशन ऑफ सेल देखने को मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सदाबहार क्वेश्चन यहां से बनता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे यही पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम सेल होती है वो किस स्टेज में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम कहाँ पे है, मैच्योरिटी स्टेज में। वेरी लेस सेल कहाँ पे है, इंट्रोडक्शन में। डिक्लाइन कहाँ पे हो रही है सेल, आपकी डिक्लाइन में। और ग्रोथ में आप ब्रेक इवन प्लस सम प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। ठीक है, नाउ
प्रोडक्ट लाइन ऑफ अ बैंकर। अब कोई बैंकर है, उसके पास कौन कौन से प्रकार के, बैंकर के पास कौन कौन से प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं रिटेल बैंकिंग में जिनको वो कस्टमर को ऑफर कर सकता है। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक तो बैंक के पास लाइबिलिटी प्रोडक्ट होता है, लाइबिलिटी प्रोडक्ट। दूसरा आपने पढ़ा है एसेट्स प्रोडक्ट होते हैं, कौन सा, एसेट्स प्रोडक्ट। और तीसरा आपने पढ़ा है अदर प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट। सो प्रीवियस क्लास में आप अच्छी तरह से इसको देख चुके हैं बढ़िया तरीके से। सो आप सभी लोग जानते हैं जब भी लाइबिलिटी प्रोडक्ट की बात आएगी तो जो डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स जो होते हैं वो आपके लाइबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं। एसेट्स प्रोडक्ट में आपके जो लोन्स होते हैं वो आपके एसेट्स प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा था होम लोन, कौन सा लोन, होम लोन इंडिविजुअल को दिया जाता है। या एजुकेशन लोन जो इंडिविजुअल को दिया जाता है। या ऑटो और व्हीकल लोन। या आपने देखा होगा पर्सनल लोन। ऑल दीज आर द पर्सनल लोन, है ना। ऑल दीज आर द एसेट्स प्रोडक्ट। नाउ अदर प्रोडक्ट्स में आपने देखा था क्रेडिट कार्ड की सर्विस दी जाती है, डेबिट कार्ड की सर्विस दी जाती है। आपने देखा था रेमिटेंस प्रोडक्ट होते हैं, रेमिटेंस सर्विसेज जो दी जाती है वो अदर प्रोडक्ट में है। साथ में आपने देखा था थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, है ना, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट लाइन क्या है, तीन प्रकार के प्रोडक्ट ऑफर करता है बैंक, डिपॉजिट प्रोडक्ट, एसेट्स प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेस्ड ऑन, अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ बैंक मे बी इन द कोर और ऑगमेंटेड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बैंक ऑफर करता है कस्टमर को वो दो ही तरीके के फॉर्म में ऑफर करता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑफर करेगा बैंक, है ना, तो वो दो ही फॉर्म में करेगा, या तो कोर प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, कोर प्रोडक्ट होगा, या फिर क्या होगा दोस्तों, ऑगमेंटेड फॉर्म में, ऑगमेंटेड। अब देखो ऑगमेंटेड फॉर्म क्या होता है और कोर प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक ने कोई सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। तो सेविंग अकाउंट अगर आपने लिया, सिर्फ आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं और आपको ब्याज मिल रहा है, दैट इज अ कोर प्रोडक्ट। ये क्या है, कोर प्रोडक्ट। लेकिन उस सेविंग अकाउंट पे अगर बैंक अलग अलग वैल्यू एडेड सर्विसेज को ऐड कर देता है ना, यहाँ पे क्या होता है, कोर प्लस वैल्यू एडेड सर्विसेज। ठीक, अब वैल्यू एडेड सर्विसेज का मतलब क्या है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है, इस सेविंग अकाउंट पे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। या आपको क्या दिया जा रहा है, डेबिट कार्ड दिया जा रहा है, डेबिट कार्ड दिया जा रहा है। या आपको क्या दिया जा रहा है, पासबुक, पासबुक आपको दी गई है ना। या आपको चेक बुक दी गई है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज अगर ऐड की जाती हैं, तो इन सर्विसेज के ऐड होने के बाद यही अकाउंट क्या कहलाता है दोस्तों, यही अकाउंट कहलाता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है। सो व्हाट इज कोर प्रोडक्ट, द कोर प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ बैंक include a saving bank account or housing loan. This is the core product. What is the augmented product? The augmented product includes services like internet banking, ATM, 24-hour customer care service, etc. So these augmented services help the banker differentiate his services offering from those of his competitor. क्योंकि देखो एक बैंक मान लीजिए ए है, एक बैंक क्या है, ए है, और एक बैंक बी है, एक बैंक क्या है, बी। तो ये भी सेविंग अकाउंट ऑफर कर रहा होगा, ये भी सेविंग अकाउंट ऑफर कर रहा होगा, एम आई राइट। अब दोनों में से अगर मान लीजिए किसी कस्टमर को चुनना हो, तो वो कौन सा अकाउंट चुनेगा, ये वाला चुने कि ये वाला चुने। कोई कस्टमर को अगर कोई अकाउंट चुनना है तो वो कौन सा अकाउंट चुनेगा, ये या ये। सो जिसके साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज, जिसके साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज बेस्ट होंगी, सर्विसेज क्या होंगी, बेस्ट होंगी, उस अकाउंट को, उस बैंक के अकाउंट को कस्टमर चुनेगा। ठीक है दोस्तों। नाउ अब जैसे डिपॉजिट अकाउंट्स की बात करें, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और लाइबिलिटी प्रोडक्ट सेम थिंग। सो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट ऑफर किया जाता है, करंट अकाउंट ऑफर किया जाता है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट ऑफर किया जाता है। अब जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स हैं जिन्हें हम कासा अकाउंट कहते हैं, कोर करंट अकाउंट क्या है, जहां पर बेसिक करंट अकाउंट की सुविधा आपको मिले, वो कोर अकाउंट है। बट ऑगमेंटेड कब हो जाएगा, जब बेसिक करंट अकाउंट के साथ आपको वैल्यू एडिशन लाइक इंश्योरेंस कवर या अदर कंसेशन लाइक फ्री रेमिटेंस एक्सेट्रा, जब भी एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर की जाएंगी तो ये अकाउंट क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑगमेंटेड। क्या बन जाएगा, ऑगमेंटेड। सेम आपके सेविंग अकाउंट के साथ भी होगा।
टर्म डिपॉजिट अकाउंट में आपने देखा होगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट कैन बी बिल्ट अप ऑन अ मंथली बेसिस, आपको मंथली बेसिस पे जो पैसा जमा करना होता है उसे हम रिकरिंग कहते हैं। जैसे आपने 1,000 रुपए का रिकरिंग अकाउंट खुलवाया, क्या खुलवाया, रिकरिंग अकाउंट, तो आपको एवरी मंथ आपको कितना जमा करना पड़ेगा, एवरी मंथ आपको 1,000 रुपीज जमा करना पड़ेगा। टिल कब तक के लिए, जितने दिन का आपने खुलवाया। मान लीजिए आपने 3 इयर्स का खुलवाया, कितने साल का, 3 साल का, 3 साल तक हर महीने आपको 1,000 रुपए जमा करना पड़ेगा। ये अकाउंट आपका कहलाता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट को फिक्स टाइम के लिए आप क्या कर देते हो, डिपॉजिट कर देते हो, वहां पे हर महीने आपको रिकरिंग नहीं करना होता है। कॉम्बिनेशन टर्म डिपॉजिट, जहां पे रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट दोनों की मिक्स फैसिलिटीज मिले, उसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। अब एक और आपने लाइबिलिटी प्रोडक्ट सुना होगा जिसका नाम है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, आप सभी ने सुना होगा। सो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट को हम हिंदी में कहते हैं बुनियादी बचत बैंक जमा खाता। ये दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। और ये अकाउंट पहले नो फ्रिल अकाउंट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, नो फ्रिल अकाउंट। बट नो फ्रिल अकाउंट का नाम 10 अगस्त 2012, 10th of August 2012, RBI चेंज विद बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और इन शॉर्ट BSBD अकाउंट, इसे किस नाम से कन्वर्ट कर दिया गया, BSBD अकाउंट से। सो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट शुड कंसीडर अ नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल टू ऑल, यानी भारत के नागरिकों के लिए बेसिक बैंकिंग सर्विसेज को उपलब्ध कराने वाला अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहलाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, दिस अकाउंट शेल नॉट हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम बैलेंस, यानी अगर आप BSBD अकाउंट खोलते हैं, अगर आप BSBD अकाउंट खोलते हैं, सो BSBD अकाउंट आपका कैसा होगा, जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। कैसा अकाउंट होगा, जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। देयर इज नो नीड टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सी पॉइंट कहता है द सर्विसेज अवेलेबल इन अकाउंट विल इंक्लूड डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश एट द बैंक ब्रांच एज वेल एज ATM। अब आप ये मत सोचिएगा कि BSBD अकाउंट हमारा बेसिक सर्विस है तो हमें बैंक के ब्रांच ही जाना पड़ेगा। आप BSBDA में जो बैंकिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, चाहे आप पैसा डिपॉजिट करना चाहें और चाहे आप अपना पैसा क्या करना चाहें, विड्रॉल, क्या करना चाहें, विड्रॉल करना चाहें, आप ब्रांच के थ्रू भी कर सकते हैं दोस्तों, और आप ATM के थ्रू भी सर्विसेज ले सकते हैं। वाइल देयर विल बी नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट, आप कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। बट जब आपकी विड्रॉल की बात आएगी तो आप मैक्सिमम कितने विड्रॉल कर पाएंगे, 4 इन अ मंथ, एक महीने में। डिपॉजिट की जब बात होगी सो नो लिमिट आप मतलब लिमिट मतलब नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट, ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट कोई डिपॉजिट पे कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक। बट जब विड्रॉल की बात आएगी, किसकी बात आएगी, विड्रॉल्स की बात आएगी, तो विड्रॉल्स में आपको एक मंथ में ओनली कितने विड्रॉल मिलेंगे, 4, कितने विड्रॉल मिलेंगे, 4। फैसिलिटी ऑफ ATM कार्ड और ATM कम डेबिट कार्ड आपको अवेलेबल कराई जाती है। अब फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी चार्जेस, जितनी भी बातें अभी तक हमने की हैं BSBDA में, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। नाउ इसी में एक अकाउंट और होता है स्मॉल अकाउंट, जिसमें आपका जो KYC है वो रिलैक्स्ड होता है, इसलिए यहाँ पर आपको मिनिमम सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। जैसे एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में जितने भी क्रेडिट्स होंगे वो 1 लाख से ऊपर के नहीं हो सकते। एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल एंड ट्रांसफर इन अ मंथ, एक महीने में आप 10,000 रुपए से ज्यादा का विड्रॉल नहीं कर सकते। किसी भी समय एनी पॉइंट ऑफ टाइम नॉट एक्सीड ₹50,000, आपके अकाउंट का बैलेंस किसी भी समय 50,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आपको फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी अलाउड टू द स्मॉल अकाउंट। वाई, बिकॉज यहाँ पर आपको जो KYC है वो रिलैक्सेशन KYC के तहत सुविधा दी गई है। तो स्मॉल अकाउंट ही हम खोल लें और उसी से अपनी सेवाओं का लेन देन करते रहें तो हमें आसान होगा, नहीं। सबसे पहले जब भी आप स्मॉल अकाउंट खोलोगे इसकी जो वैलिडिटी है मात्र 12 मंथ की होगी।
अगर आप 12 मंथ के अंदर केवाईसी अपडेट नहीं कर पाते हैं तो इसको एक बार फिर से 12 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कुल मिला के आपका जो फ्रेमवर्क है वो 24 मंथ का है। इसके बाद अगर आप केवाईसी फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। और स्मॉल अकाउंट की सर्विसेज सिर्फ उन्हीं ब्रांचों में मिलेगी जो ब्रांचें कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस से रिलेटेड है। सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन जहां पर मिल रहा होगा उन्हीं ब्रांचेस से आप स्मॉल अकाउंट की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट हम आप सभी लोग जानते हैं, करंट अकाउंट की सुविधा बिजनेसमैन को प्रोवाइड की जाती है। करंट अकाउंट पर्टिकुलरली सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक अथॉरिटीज और पब्लिक कॉर्पोरेशंस whose banking transaction happen to be numerous on every working day, है ना। सो करंट अकाउंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आरबीआई का जो डायरेक्टिव्स है, विदाउट अप्रूवल यहाँ पर करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, यानी करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। नंबर ऑफ नंबर एंड अमाउंट विड्रॉल एंड डिपॉजिट, कोई लिमिट ऐसी नहीं होती है। आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी परमिटेड है प्रायर अरेंजमेंट, इसके लिए आपको पहले ही अप्रूवल लेना पड़ेगा बैंक से। चेकबुक भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट की हम बात करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, तो वहां पर कुछ अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या आता है, आइडिया जनरेशन, आइडिया आता है। फिर उस आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है, फिर उस कंसेप्ट को टेस्ट करेंगे, फिर बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में क्या कर देंगे, अवेलेबल करा देंगे, मार्केटिंग, है ना। कमर्शलाइजेशन यानी आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देंगे। सो हाउ मेनी स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देयर आर 5 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एंड मार्केट एनालिसिस एंड प्रोडक्ट कमर्शलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। अब थ्योरी लेविट का नाम सुना होगा, एक विद्वान व्यक्ति थे लेविट साहब, और लेविट ने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया है। ओवर अ पीरियड इवॉल्व ऑन फॉलोइंग लाइंस, उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ अपने कंसेप्ट दिए हैं। पहला उन्होंने बताया जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है। जेनरिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो अनब्रांडेड हो, जैसे सेविंग अकाउंट कोई भी बैंक खोल ले, जेनरिक है, ठीक है दोस्तों। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द कस्टमर्स मिनिमल परचेस कंडीशन। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा कि कम से कम कस्टमर उसको परचेस तो करेंगे ही। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इज द ऑगमेंटिंग और इनरिचिंग द प्रोडक्ट, क्या लिखा है, वॉलेंटरली, है ना। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को इनरिच करते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज या वैल्यू एडेड आइटम्स को आप ऐड करते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कोर से ऑगमेंटेड हो जाता है। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरीथिंग दैट माइट बी डन टू अट्रैक्ट एंड होल्ड कस्टमर, ऐसी कोई भी चीज जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है और कस्टमर को अपने आप से जोड़े रख सकती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट पॉलिसी के ऊपर। क्या होती है प्रोडक्ट पॉलिसी, सो अप्रेजल ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट। फर्स्ट थिंग हमें क्या ध्यान रखना होता है, अप्रेजल करना होता है प्रोडक्ट लाइन का एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट का। जैसे ज्यादा प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट लाइन, एक प्रोडक्ट है तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट। डिसीजन ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे से, दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डिसीजन। प्रोडक्ट पोजिशनिंग, आप क्या चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट टॉप 3 में रहे, टॉप 5 में रहे। फिर ब्रांड डिसीजन, डिसीजन ऑन पैकेजिंग और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये आपकी 6 स्टेज होती हैं प्रोडक्ट पॉलिसी में। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जहां पर हम लोगों ने कवर किया प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, मॉड्यूल बी, यूनिट 6। सो ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए क्लासेस के लिए, और आपको आसानी से, बिल्कुल सरल तरीके से आपके सिलेबस को हम कवर करेंगे, JAIB CAIB प्रेप। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।